कक्षा 12 बही खाका एवं लेखा शास्त्र। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश। नियम नंबर 2, त्याग अनुपात की गणना और नए साझेदार के हिस्से की पूंजी की गणना। जब प्रतिशत के आधार पर पूंजी की गणना करनी हो तो ये सवाल प्यारे बच्चों कैसे लगाया जाएगा, एक प्रश्न के माध्यम से इसको हम आपको बताएंगे कि त्याग अनुपात की गणना और नए साझेदार के हिस्से की पूंजी की गणना कैसे की जाएगी, एक प्रश्न के माध्यम से आपको हम बताएंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न 1, ए और बी 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2007 को निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा है। उक्त तिथि को सी को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है। दायित्व रकम पूंजी खाते ए की 20,000 रुपये, बी की 16,000 रुपये, योग है 36,000 रुपये। लेनदार 24,000 रुपये, सामान्य संचय 32,000 रुपये, श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष 8,000 रुपये। संपत्तियां आपकी दी गई हैं। देनदार 22,000 रुपये, रहतिया 24,000 रुपये, नकद 18,000 रुपये, मशीन 20,000 रुपये, भवन 16,000 रुपये, योग 1 लाख रुपये संपत्ति का, 1 लाख दायित्व का योग। प्यारे बच्चों, परिवर्तन आप देख रहे हैं। साझेदारी में प्रवेश की शर्तें। नंबर 1, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। भवन 36,000 रुपये, रहतिया 32,000 रुपये। पॉइंट नंबर 2 है श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष का दायित्व 6,000 रुपये निर्धारित किया गया है। तीसरा पॉइंट है सी अपने हिस्से की छात्र की राशि 15,000 रुपये नकद लाता है। चौथा पॉइंट है नई फर्म में ए और बी की संयुक्त पूंजी के 20% के बराबर सी अपनी पूंजी को नकद लाएगा। पांचवा पॉइंट है भविष्य के लाभ हानि का समानुपात है ए का 2/5, बी का 2/5, सी का 1/5। आवश्यक खाते व चिट्ठा बनाइए। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न आप देख रहे हैं। पहले हमें पता करना है यह सवाल किस नियम का है। प्यारे बच्चों, आपको बताया गया है कि जब प्रश्न में नए साझेदार के हिस्से की पूंजी की राशि नहीं दी गई होती है, उसे अपने लाभ हानि के अनुपात में या परसेंट के आधार पर पूंजी की राशि लानी होती है, तो इसको हम कहते हैं नियम नंबर 2 का सवाल। अब हम क्या करते हैं, नियम नंबर 2 के नियमों का अनुपालन करते हुए हम सवाल को हल करते हैं। प्रश्न को पढ़ लिया गया और ये समझ लिया गया कि यह नियम नंबर 2 का सवाल है। इसकी पहचान आप देख रहे हैं। ये जो पॉइंट लिखा है, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, नई फर्म में ए और बी की संयुक्त पूंजी के 20% के बराबर सी अपनी पूंजी को नकद लाएगा। अर्थात सी के हिस्से की पूंजी नहीं दी गई है, उसे क्या करना है, अपने परसेंट के आधार पर उसको फर्म में पूंजी ला करके देना है। यह नियम नंबर 2 का सवाल हुआ। प्यारे बच्चों, आपको बताया गया है भागिता अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी के गठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होते ही साझेदारी भंग हो जाती है। लेकिन साझेदारी अनवरत रूप से, शाश्वत रूप से चलती रहती है। और प्यारे बच्चों, आप जानते हो साझेदारी के भंग होने और फर्म के भंग होने, इन दोनों वाक्यांशों में बहुत अंतर है। साझेदारी के भंग होने पर साझेदारी समाप्त नहीं होती है, साझेदारी चलती रहती है। किंतु फर्म के भंग होने पर फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फर्म भी समाप्त हो जाती है और साझेदारी भी समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं सी फर्म में प्रवेश कर रहा है। पहले के साझेदार ए और बी हैं, सी फर्म में नए के रूप में प्रवेश कर रहा है। अतः साझेदारों की संख्या में परिवर्तन होना साझेदारी के भंग होने का संकेत है। लेकिन साझेदारी आप देख रहे हैं अनवरत रूप से, शाश्वत रूप से चलती रहेगी। प्यारे बच्चों, आप यहाँ परिवर्तन देख रहे हैं। हम सवाल को पढ़ रहे हैं, कहाँ क्या परिवर्तन है। आप देख रहे हैं साझेदारी में प्रवेश की शर्तें।
पहली शर्त क्या है? संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन भवन 36,000 रुपये पर किया जा रहा है, रहतिया 32,000 रुपये पर, श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष का दायित्व 6,000 रुपये तय कर दिया गया। प्यारे बच्चों, जब सवाल में आप देखते हैं संपत्ति के मूल्य घट रहे होते हैं, दायित्व के मूल्य घट रहे होते हैं, उसका लेखा हम किस खाते में करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। यह खाता तभी बनाया जाएगा जब संपत्ति के मूल्य बढ़ जाएं या घट जाएं, दायित्व के मूल्य बढ़ जाएं या घट जाएं, तभी ये खाता बनाया जाएगा, अन्यथा यह खाता नहीं बनाया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, संपत्तियां यहाँ घट रही हैं, इसलिए कौन सा खाता पहले बनाया जाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको पहले बनाना है। तो आइए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, आर मीन्स होता है अथवा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। प्यारे बच्चों, ये खाता लाभ हानि की तरह बनाया जाता है। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। बाईं तरफ डेबिट कहते हो, जिसको बोलते हो डेबिटेड, और दाईं तरफ क्रेडिट करते हो, जिसको कहते हो क्रेडिटेड। अब यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो पॉइंट नंबर 1 लिखा है संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन भवन 36,000 रुपया। चिट्ठे में देख रहे हैं भवन का मूल्य पहले लिखा है 16,000 रुपये। अब इसका मूल्य कितना हो गया? 36,000 रुपये। कितना इसका मूल्य बढ़ गया? 36,000 इसका मूल्य हो गया। पहले मूल्य था 16,000, इसका मूल्य 20,000 रुपये बढ़ गया। तो फर्म के लिए क्या माना जाएगा? यह लाभ माना जाएगा। अतः इसका लेखा किधर करेंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट पक्ष में करेंगे। तो इधर लिखेंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट। अब देखें इसका मूल्य कितना बढ़ गया? 20,000 रुपये भवन का मूल्य बढ़ गया, जो कि फर्म के लिए लाभ है, अतः रीवैल्यूएशन में क्रेडिट किया गया। दूसरी संपत्ति देखिए, रहतिया 32,000 रुपये का हो गया। पहले देखिए रहतिया कितने रुपए का था? 24,000 रुपये का। कितना मूल्य बढ़ गया? 8,000 रुपये। यह भी लाभ है, किधर लेखा करेंगे? रीवैल्यूएशन में इसको भी क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे बाई स्टॉक अकाउंट। इसका मूल्य 8,000 रुपये बढ़ गया, जो फर्म के लिए लाभ है, अतः इसका लेखा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट किया गया। पुनः देख रहे हैं दूसरा पॉइंट है श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष का दायित्व 6,000 रुपये निर्धारित किया गया। आप देखें दायित्व पक्ष में श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष लिखा है 8,000 रुपये। अब इसका मूल्य 6,000 रुपये रह गया, अर्थात 2,000 रुपये घट गया। जब दायित्व का मूल्य घट जाता है तो फर्म के लिए क्या होता है? लाभ होता है। अतः इसका लेखा किधर करेंगे? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। आइए क्रेडिट करें। लिखेंगे बाई डिक्रीज इन लेबर कंपनसेशन फंड। तो इसका मूल्य कितना कम हो गया? 2,000 रुपये से कम हो गया, जो कि फर्म के लिए लाभ है। दायित्व का मूल्य कम होना फर्म के लिए लाभ होता है, इसलिए इसका लेखा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट किया गया। अब आइए हम
सब संपत्तियों का जो मूल्य बढ़ा या घटा उसका लेखा हमने कर लिया। अब आइए हम जोड़ते हैं, अर्थात फर्म को सब लाभ ही लाभ प्राप्त हुआ है। तो देखेंगे 0 0 0, 8 2 10 कहाँ से जाएगा, 1 2 1 3, अर्थात फर्म को कितना लाभ हुआ, फर्म को 30,000 रुपये का लाभ हुआ। इस लाभ को यहाँ लिखें टू प्रॉफिट अकाउंट। 30,000 रुपये फर्म को लाभ हुआ। यह लाभ क्या करेंगे, पुराने साझेदारों में माने ए और बी में 3:2 में बांट दिया जाएगा। इसमें सी अभी कोई हिस्सा नहीं पाएगा। भविष्य के लाभों में सी को हिस्सा मिलने का अधिकार होगा। ये पुरानी फर्म है, पुरानी फर्म में अभी जो भी लाभ हानि होगा उसके जिम्मेदार केवल पुराने साझेदार ही होंगे। आइए अब हम लाभ को बांटते हैं। योग यहाँ मिला देते हैं, 30,000 रुपये का योग दोनों तरफ का मिला दिया गया। अब इसको यहाँ बांटिए, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। कैसे बांटेंगे इसको आप, 3:2 में यह लाभ बांट दिया जाएगा। तो आइए बांटते हैं। 30,000 रुपये का लाभ है, इसको 3:2 में बांटा जाना है, तो 3/5 हो जाएगा। 5 6 30, 6,000 रुपये गुणे 3 किया, 18,000 रुपये का लाभ यह ए को मिलेगा। 30,000 गुणे 2/5, 5 6 30, 6,000 गुणे 2 बराबर 12,000 रुपये का लाभ यह भी को मिलेगा। इसलिए यहाँ लिखते हैं 18,000 रुपये का लाभ ए को मिला, 12,000 रुपये का लाभ बी को मिला। प्यारे बच्चों, ये कौन सा खाता बना दिया गया, यह रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया गया, जिसमें आप क्या पाए, फर्म को 30,000 रुपये का लाभ मिला। जिस लाभ को क्या किया गया है, पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांट दिया गया। देखिए यहाँ बांट दिया गया, तो ए को 18,000 रुपये का लाभ मिल रहा है, बी को 12,000 रुपये का लाभ मिल रहा है। इसलिए यह फर्म के लाभ की जानकारी कर ली गई। प्यारे बच्चों, इसकी एंट्री कैसे की जाती है, एंट्री हम बता रहे हैं। बिल्डिंग अकाउंट डीआर 20,000 रुपये, स्टाफ अकाउंट डीआर 8,000 रुपये, डिक्रीज इन लेबर कंपनसेशन फंड अकाउंट डीआर 2,000 रुपये टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग एसेट्स अप्रिसिएटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, दायित्व के मूल्य में कमी हुई। एक लेखा और होना है जो लाभ को बांटा गया है, ए और बी में बांटा गया है। तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल डीआर रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ए एंड बी कैपिटल इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्यारे बच्चों, ये आपकी एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या बनाएंगे, साझेदारों की पूंजी खाते बनाएंगे। प्यारे बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। प्यारे बच्चों, ये सवाल समझ में आ गया ना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके समझ में आ गया होगा। कई बार इस तरह का सवाल लगाया गया है। अब हम चलते हैं, देखते हैं साझेदारों की पूंजी खाते बनाते हैं। सनी बेटा बोलो, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? सनी जरा बोलो, जोर से बोलो, क्या पूछ रहे हो? अच्छा ठीक ठीक, सनी पूछ रहे हैं त्याग अनुपात कब निकाला जाता है। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न बहुत अहम है। सनी पूछ रहे हैं कि त्याग अनुपात कब निकाला जाता है, बहुत अहम प्रश्न है। प्यारे बच्चों, आप देख लें, जब प्रश्न में साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात दिया गया होता है, यहाँ आप देख रहे हैं भविष्य के लाभ हानि का समानुपात है, ए का 2/5, बी का 2/5, सी का 1/5। अर्थात साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात दिया गया है और साझेदारों का पुराना अनुपात भी दिया गया होता है। तब हम क्या करते हैं, त्याग अनुपात की गणना अवश्य कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं प्रश्न में दोनों वाक्य लिखे गए हैं,
अर्थात साझेदारों के नए अनुपात भी दिए गए हैं और साझेदारों के पुराने अनुपात भी दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, त्याग अनुपात की गणना अवश्य करेंगे। तो आइए हम निकालते हैं त्याग अनुपात। अब यहां लिखेंगे हम त्याग अनुपात की गणना अब यहां देख रहे हैं ए बी का अनुपात दिया गया है 3:2 और आप देख रहे हैं ए बी और सी का नया अनुपात दिया गया है। ए का 2/5 है, बी का 2/5 है, सी का 1/5 है। यह देख रहे हैं यह नया अनुपात दिया है, यह नया अनुपात लिखा है और यह क्या है, यह आप देख रहे हैं पुराना अनुपात है। जब प्रश्न में ये दोनों वाक्य लिखे मैंने आपको, अर्थात साझेदारों के पुराने अनुपात भी दिए गए हों और साझेदारों के नए अनुपात भी दिए गए हों, तब हम क्या करते हैं, त्याग अनुपात की गणना अवश्य कर लेते हैं। अब यहां लिखेंगे हम त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। हमें क्या मिलता है, हमें त्याग अनुपात मिल जाता है। अब आइए देखिए, अब यहां लिखेंगे हम ए का त्याग अनुपात बराबर, अर्थात ए कितना त्याग किया है नए साझेदार के पक्ष में, इसकी जानकारी हम कर रहे हैं। तो देखेंगे पुराना अनुपात क्या लिखा है, 3:2 है। तो ए का पुराना अनुपात क्या होगा, 3/5 ये पुराना अनुपात है। ऋण यहाँ देखिए लगाइए, नया अनुपात घटाइए इसमें से, तो ए का नया अनुपात क्या दिया है, 2/5 दिया है, इसलिए 2/5 इसमें से आप घटा देंगे। ये कैसे घटाया जाएगा, इसका हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक का मतलब होगा इससे इससे गुणा, इससे इससे गुणा कर लेंगे आप। तो गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 गुणे 3 करोगे तो 15 होगा, 5 गुणे 2 करोगे कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 पचे कितना होगा, 25 होगा, बराबर 5/25। इसको सरल कर लिया जाए तो 1/5 यह ए ने त्याग किया है किसके पक्ष में, नए साझेदार सी के पक्ष में त्याग किया है। अब आइए हम देखते हैं बी का त्याग अनुपात निकालते हैं। तो लिखेंगे बी का त्याग अनुपात बराबर, अब देखें बी का पुराना अनुपात क्या है, 2/5, 3 धम 2 जोड़ लीजिए तो 2/5 कहलाएगा। 2/5 ऋण आप देख रहे हैं नया अनुपात क्या है बी का, 2/5 है। तो 2/5 इसमें से घटाया गया, कितना आया, 0 आया। अब आप देख रहे हैं सी के पक्ष में बी कोई परित्याग नहीं किया है, केवल परित्याग किसने किया है, ए सी के पक्ष में जो 1/5 का भागीदार सी बनाया गया है वह केवल ए अपने हिस्से से उनको लाभांश में हिस्सा दिया हुआ है। इसलिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, जब नए साझेदार के पक्ष में कोई एक साझेदार ही अपने हिस्से का परित्याग करता है तब क्या होता है, सी द्वारा अर्थात नए साझेदार द्वारा दी गई ख्यात की कुल राशि कौन ले लेगा, जो त्याग किया होगा। क्या कौन किया है, ए किया है, अतः ख्यात की कुल राशि कौन ले लेगा, ए ले लेगा, अर्थात अपने पूंजी खाते के योग में ख्यात की राशि को वो जोड़ देगा। इसमें बी कोई हिस्सा नहीं पाएगा, क्योंकि बी सी के पक्ष में कोई परित्याग नहीं किया है, इसलिए सी द्वारा दी गई ख्यात में बी का कोई हिस्सा नहीं बनेगा। प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं त्याग अनुपात, सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो बराबर क्या होता है,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो। तो प्यारे बच्चों, ये जानकारी हमने कर लिया कि सी नए साझेदार के पक्ष में किस साझेदार ने त्याग किया है, जो त्याग किया है वही ख्यात की राशि का जिम्मेदार भी होगा। तो ये त्याग किया है, अतः सी द्वारा दी गई ख्यात की कुल राशि ए अपने पूंजी खाते में क्रेडिट कर देगा। प्यारे बच्चों, ये आपको त्याग अनुपात भी समझ में आ गया होगा। बहुत वेरी गुड बेटा, सनी जो प्रश्न पूछे हो तुम बहुत अच्छा किए हो, इसका मतलब तुम पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड। अब हम बताएंगे आपको प्यारे बच्चों साझेदारों की पूंजी की गणना। इसमें आप देख रहे हैं नियम नंबर 2 का सवाल है। इसमें जो नया साझेदार फर्म में आया है उसके हिस्से की पूंजी की राशि नहीं दी गई है। लिखा गया है कि ए और बी की संयुक्त पूंजी के 20% के बराबर सी अपनी पूंजी ला के देगा। अब हम पहले पूंजी खाता बना लेते हैं। यहां लिखेंगे अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पन्ने को 2 भाग में कर दें हम। यह पार्टिकुलर हुआ, ए का कॉलम हुआ, यह देखें ए का कॉलम, यह बी का कॉलम, यह सी का कॉलम, यह पार्टिकुलर हो जाएगा। बाईं तरफ को हम डेबिट पक्ष कहते हैं। इधर भी वही कॉलम बनाए जाएंगे। एक कॉलम होगा पार्टिकुलर का कॉलम, ये हुआ पार्टिकुलर, यह ए का कॉलम हुआ, यह बी का हुआ, ये सी का हुआ, ए बी सी। इधर आप लिख दें क्रेडिट, ये हो जाएगा पार्टिकुलर। प्यारे बच्चों, हम पूंजी खाता बना रहे हैं और सी के हिस्से की पूंजी का हमें पता भी करना है। अभी पूंजी का पता हम कर लेंगे, पहले हम पूंजी खाता बना रहे हैं। आप देखेंगे ए की पूंजी बी की पूंजी लिखी है। यह पूंजी जो पुरानी पूंजी दी गई है इसको हम कहाँ पर उतारेंगे, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में उतारेंगे। लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। आइए यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस बी डी। पूंजी का पिछला शेष लाए। ए की पूंजी 20,000 रुपये की है, बी की पूंजी देखें लिखा है 16,000 रुपये की है, सी की कोई पुरानी पूंजी नहीं है, इसलिए यहाँ व्यय किया जा रहा है। अब हम देखेंगे अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हैं, उस पर हमको लाभ मिला है जिसको ए बी में बांटा गया है। यहाँ लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए को कितना लाभ मिला है, 18,000 रुपये का लाभ, यहाँ लिख दिया जाएगा 18,000 रुपये। बी को मिला है 12,000 रुपये, सी को कोई लाभ नहीं मिला है, यहाँ व्यय किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सवाल में सामान्य संचय कोष लिखा है 32,000 रुपये का है, इसको आप बांट लें 32,000 रुपये के सामान्य संचय कोष में 3/5 और 32,000 गुणे 2/5 करके हम ए बी में इसको बांट देंगे। इसके जिम्मेदार केवल ए और बी होंगे, इसमें भी सी हिस्सा नहीं पाएगा क्योंकि यह संचय कोष जो बनाया गया है ये पुराने वालों ने ही बनाया है, इसलिए इसके जिम्मेदार पुराने साझेदार अर्थात ए और बी ही होंगे, इसमें भी सी कोई हिस्सेदारी नहीं पाएगा। आइए 5 6 30 5 चौक 20 गुणे 3 करिए, 3 0 0 3 0 0 3 चौक 12 3 6 18 19,200 ई पाएगा।
6,400 यही होगा, गुणे 2 करिए, 2 0 0 2 0 0 2 4 8 2 6 12, ये भी पाएगा। यहाँ लिखेंगे वाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ये देखिए 19,200 ये पा रहा है सामान्य संचय कोष को बांटने के कारण। और यहाँ देख रहे हैं 12,800 रुपये ये भी पा रहा है सामान्य संचय कोष को बांटने के कारण। और आप देख रहे हैं अभी प्रश्न देख रहे हैं कि सी फर्म में प्रवेश कर रहा है, अपने हिस्से की ख्याति 15,000 रुपये नकद दे रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? केवल ए होगा, क्योंकि ए ने सी के पक्ष में परित्याग किया है, 1/5 का भागीदार बनाया है, इसलिए सी द्वारा ली गई ख्याति सब का सब कौन ले लेगा? ए ले लेगा। यहाँ लिखिए बाई गुडविल अकाउंट। अब देखिए 15,000 रुपये कुल ख्याति केवल ए पाएगा, और सी द्वारा दी गई ख्याति केवल ए पाया, बी नहीं पाया। अब प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं, अब इसको हम सब जोड़ लेते हैं। यहाँ लिखेंगे वाई कैश, अर्थात सी कितनी पूंजी फर्म में ला के देगा। अब इन पूंजी को हम बेस बना करके उनके हिस्से की पूंजी का हम पता कर लेंगे। आइए हम इनकी पूंजी को पहले जोड़ते हैं। 0 0 2 8 9 17 5 22 हासिल आएगा 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 72,200 की पूंजी यह ए की अंतिम पूंजी निकल रही है। अंतिम पूंजी माने क्या होता है? पूंजी में सब कुछ जोड़ देने के बाद ख्याति संचय कोष लाभ सब जोड़ दिया गया, उसको अंतिम पूंजी कहा जाता है। बी वाला जोड़ा जाए 0 0 8 6 2 8 2 10 हासिल आएगा 1 2 1 3 1 4 40,800 की पूंजी अंतिम पूंजी किसकी आ रही है? ये बी की आ रही है। अब इसको यहाँ पे ले जाइए टू बैलेंस CD, पूंजी का शेष आगे ले गए तो 72,200 की पूंजी जो अंतिम पूंजी हो रही है ये ए की निकल रही है। 40,800 की पूंजी ये बी की निकल रही है। अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हो लिखा है ए और बी की संयुक्त पूंजी की 20% के बराबर सी पूंजी ला के देगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम सी के हिस्से की पूंजी का हम पता कर लेंगे। तो आइए यहाँ पता करते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे सी के हिस्से की पूंजी अब यहाँ लिखेंगे हम ए की अंतिम पूंजी धन बी की अंतिम पूंजी देख रहे हैं। ए की अंतिम पूंजी देख रहे हैं 72,200 रुपये आई है, तो ए की अंतिम पूंजी 72,200, धन बी की अंतिम पूंजी 40,800 रुपये की आई है। इसको भी इसमें जोड़ लें, 40,800 रुपये बी की अंतिम पूंजी है। तो कुल संयुक्त पूंजी कितनी हो जाएगी? इसको हम जोड़ के यहाँ लिख लें 0 0 8 2 10 हासिल आएगा 1 और 2 1 3 7 4 11 1,13,000 रुपये की पूंजी ये संयुक्त पूंजी आई। यहाँ लिखेंगे हम ए और बी की संयुक्त पूंजी बराबर 1,13,000 रुपये है।
और देख रहे हैं संयुक्त पूंजी का 20% कौन लाएगा? सी लाएगा। तो 1,13,000 गुणे 20/100 कर ले। यह कट गया, यह कट गया, ये 0 कट गया। 2 से गुणा कर लें, 2 0 0 2 0 0 2 3 6 2 1 के 2 2 1 के 2। अर्थात यहाँ लिखेंगे सी के हिस्से की पूंजी बराबर क्या आ गई? ये देखिए सी के हिस्से की पूंजी क्या आ गई? 22,600 रुपये आ गई। अब यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। अब हम सी वाले कॉलम में लिख दें 22,600 की पूंजी ये फर्म में लाएगा। तो 22,600 रुपये की पूंजी देखिए यहाँ पर ये लिख दी गई। अब यहाँ लिखेंगे 22,600 की पूंजी ये सी फर्म में ला करके दे रहा है। अब हम सब पूंजी का योग बराबर कर दें 72,200 रुपये और यहाँ देख रहे हैं 40,800 रुपये और ये होगा 22,600 रुपये। ये पूंजी क्या होगी? अब चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यही पूंजी दर्शाई जाएगी। प्यारे बच्चों ये पूंजी खाता बन गया। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया ना? वेरी गुड। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे जिसको कहते हैं रोकड़ खाता। आइए बनाते हैं कैश अकाउंट। प्यारे बच्चों ये नियम नंबर 2 का सवाल है। आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह का कई सवाल कराया भी गया है। अब यहाँ लिखेंगे हम कैश अकाउंट यहाँ लिख ले पार्टिकुलर अमाउंट। यहाँ भी लिख ले पार्टिकुलर अमाउंट। इधर सिया लिखेंगे, इधर डिया लिखेंगे। बाईं तरफ डेबिट होता है। आप देख रहे हैं नकद 18,000 रुपये फर्म में पहले से है। इस कैश को कहाँ उतारेंगे? रोकड़ खाते के डेबिट पक्ष में उतारेंगे। तो लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी रोकड़ का पिछड़ा शेष लाए। कितना शेष है? 18,000 रुपये का शेष पहले से है। और आप देख रहे हैं सी हमारे फर्म में आया है 22,600 की पूंजी नकद दे रहा है। तो यहाँ लेखा किया जाएगा टू सीज कैपिटल। सीज कैपिटल अकाउंट 22,600 की पूंजी नकद दिया। और देख रहे हैं सी अपने हिस्से की ख्याति 15,000 नकद भी दिया है। तो यहाँ लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। ये भी नकदी के रूप में मिला है। तो कुल कितनी कैश मिल गई? ये 15,000 की ख्याति भी नकद दिया है। कुल कैश हो गई हमारे पास 0,0,6 8 2 10 5 15 कहाँ से लाएगा? 1 2 2 4 1 5 55,600 की कैश अब फर्म में हो गई। इसको आगे ले जाइए। यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी। शेष आगे ले गए 55,600 की कैश हमारे फर्म में अब हो गई। इसका लेखा कहाँ करेंगे? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में करेंगे। अब ये कैश दर्शाई जाएगी, यह कैश नहीं दर्शाई जाएगी। प्यारे बच्चों ये कैश अकाउंट बन गया। रोकड़ के डेबिट पक्ष में समस्त प्राप्तियां लिखी जाती हैं और क्रेडिट पक्ष में क्या लिखा जाता है? समस्त भुगतान लिखे जाते हैं। लेकिन कोई भुगतान नहीं है, सब प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो 55,600 की कैश हमारे फर्म में है जिसका लेखा यहाँ पर कर दिया गया। अब प्यारे बच्चों हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट ऑफ दी फर्म। ये अंतिम प्रक्रिया प्यारे बच्चों हमारी होती है बैलेंस शीट बनाने की।
यहाँ लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट ऑफ दी फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2007। बाईं तरफ हम लिखते हैं लायबिलिटी, ये लायबिलिटी हो गया, ये अमाउंट हो गया। इधर प्रॉपर्टी हो गया, ये लायबिलिटी। लायबिलिटी एंड कैपिटल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी, एंड एसेट्स, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। प्यारे बच्चों, अब सवाल देख रहे हैं, पूंजी खाता लिखा है तो पहले लिख ले हम कैपिटल, कैपिटल अकाउंट ABC। ए की पूंजी आई है 72,200 रुपये, बी की पूंजी आई है 40,800 रुपये और सी की पूंजी आई है 22,600 रुपये। ये पूंजी लिख दी गई। फिर देख रहे हैं लेनदार लिखा है, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर, जिसको हम लेनदार कहते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अतः लेनदार का पहले वाला मूल्य लिखा जाएगा, अर्थात 24,000 रुपये लिखा जाएगा। सामान्य संचय कोष बढ़ गया है, इसका लेखा दायित्व पक्ष में नहीं किया जाएगा। श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष, इसको कहते हैं LABOUR, लेबर कंपनसेशन। फंड, ये देखिए ये 8,000 रुपये का दिया गया है। इसमें जो कमी आई है 2,000 रुपये की कमी आई है, अतः इसको हम यहाँ से घटा देंगे तो लिखेंगे यहाँ लेस डिक्रीज इन फंड। इसमें 2,000 रुपये की कमी आई है, क्योंकि यहाँ लिखा है इसका मूल्य 6,000 रुपये लगाया गया, 6,000 रुपये निर्धारित किया गया है, तो दायित्व का मूल्य केवल 6,000 रुपये रह गया, जो कि यहाँ लिख दिया गया। अब प्यारे बच्चों, संपत्ति में लिखा जाए डेटर्स। डेटर्स मीन्स होता है देनदार, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये 22,000 रुपये पहले जैसा लिख दिया गया, जो पहले का मूल्य था वही लिख दिया गया। रहतिया स्टॉक, स्टॉक देखिए लिखा है 24,000 रुपये का है, इसको अंदर लिखा जाएगा। इसका मूल्य कितना हो गया? 32,000 रुपये हो गया। कितना बढ़ गया? यहाँ जोड़िए एड एप्रिसिएशन, APPRECIATION, एप्रिसिएशन, इसका मूल्य 8,000 रुपये बढ़ गया, जोड़ दिया गया तो इसका मूल्य हो गया 32,000 रुपये। ये चिट्ठे के संपत्ति में दिखा दिया गया। नकद देखें, नकद मीन्स होता है कैश, अभी कैश निकाला गया है। कैश कितना आया है? 55,600 आया। और देखेंगे मशीन, मशीन के मूल्य में देखें कोई परिवर्तन नहीं है। मशीन 20,000 रुपये की लिख दी जाएगी। भवन देख रहे हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग का मूल्य पहले दिया है 16,000 रुपये, इसका मूल्य अब 36,000 रुपये हो गया। कितना बढ़ गया? यहाँ लिखेंगे एड एप्रिसिएशन, APPRE, इसका मूल्य 20,000 रुपये बढ़ गया, तो जोड़ दीजिए इसमें, इसका मूल्य हो गया 36,000 रुपये। अब सब जोड़ लेते हैं आप। 0 0 8 2 10 6 16 हासिल आएगा 1, 3 2 5 4 9 6 15 हासिल आएगा 1, 8 4 12 2 14 2
16, 1,65,000 रुपये, 1,65,600 रुपया दायित्व पक्ष आया और संपत्ति पक्ष भी यही आएगा। 0 0 6 2 2 4 5 4 9 9 6 15 खाती लाएगा 1 3 3 3 6 5 11 2 13 13 3 16। प्यारे बच्चों, ये संपत्ति पक्ष आपका यही आया और यही आपका दायित्व पक्ष आया। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपका सही है। ये देखिए, ये बैलेंस शीट का देख रहे हैं, दायित्व पक्ष 1,65,600 रुपया आया है और संपत्ति का योग भी 1,65,600 रुपया आया है। अतः प्यारे बच्चों, आपका सवाल सही है। थैंक्स, वेरी गुड।